Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करना है। बेसिकली चैप्टर नंबर 6 आपकी जो बुक है उसके अंदर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो हुआ है। यानी आप कह सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम में पहला जो सिस्टम है किंगडम प्रोकैरियोटी है, फिर उससे अगला चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उससे अगला चैप्टर किंगडम फंजाई, फिर उससे अगला चैप्टर किंगडम प्लांटी और फिर उससे अगला चैप्टर किंगडम एनिमिलिया। तो हमने अब 5 चैप्टर डिस्कस करने हैं जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म को यानी ऑक्यूपाई करेंगे। सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है ऑर्गेनिज्म का, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो किंगडम प्रोकैरियोटी है। तो प्रोकैरियोट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? हर वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या है, इसको तो हम काफ़ी दफ़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो वर्ड प्रो मीन बिफोर है, कैरियन मीन न्यूक्लियस है। यानी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में ये ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म से पहले इनकी एवोल्यूशन हुई है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद था। ये यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो इनको प्रोकैरियोट्स एवोल्यूशन की बिहाफ पे कहा गया है कि न्यूक्लियस डेवलप करने वाले ऑर्गेनिज्म से पहले वाले ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन में। तो इस वजह से प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। उसके बाद जब माइक्रोबायोलॉजिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा को 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक आर्चियोबैक्टीरिया है, एक यू बैक्टीरिया है। आप जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें चंद स्ट्रक्चर हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उनको आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं। फिर ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हुए जिनमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर यूकैरियोट डेवलप हुए, यानी ये एक तरतीब है। तो इस वजह से जो आर्चियोबैक्टीरिया है इनको नाम एवोल्यूशन की बिहाफ पे दिया गया है। आर्चियो का मतलब होता है एंशिएंट, पुराना। तो ऐसा बैक्टीरिया जो एवोल्यूशन में सबसे पुराना हो वो आर्चियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसमें बेहतरी आ गई हो, यू का मतलब बेहतरी, यानी यूकैरियोट का मतलब बेहतर न्यूक्लियस वाला। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें बेहतरी आ गई हो, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो गया हो, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हो और सही तरह फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो गया हो, वो यू बैक्टीरिया कहलाता है। यू का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड। वेल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो चूंकि एवोल्यूशन जिन ऑर्गेनिज्म की पहले होती है वो सिंपल होते हैं, जिनकी एवोल्यूशन बाद में हुई है वो थोड़े क्या कॉम्प्लेक्स हैं। तो दीज आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट। सबसे प्रोकैरियोट में सबसे सिंपलेस्ट जो बैक्टीरिया हैं वो आर्चियोबैक्टीरिया हैं। तो दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स देन आर्चियोबैक्टीरिया। इनमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, इनमें स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा है। अक्सर क्वेश्चन इसी तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्चियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। पहला डिफरेंस तो आप लोगों में वर्ड्स के मीनिंग का लिखना है कि इसमें एंशिएंट का वर्ड इस्तेमाल होता है, इसमें वेल का वर्ड इस्तेमाल होता है। मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट, ये पुराने यूकैरियोट्स हैं। यू बैक्टीरियन की एवोल्यूशन फिर आर्चियोबैक्टीरिया से हुई है। ये स्मॉलर डिवीजन, ये किंगडम प्रोकैरियोटी का एक छोटा ग्रुप है। उसके बाद यू बैक्टीरिया, ये एक बड़ा ग्रुप है, लार्जर डिवीजन ऑफ किंगडम प्रोकैरियोटी। और एक जो चीज़ हम चैप्टर के दरमियान में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफरेंस अगर आ जाए तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती। इनकी सेल वॉल यूजुअली प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है हम ये चैप्टर 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और अगले जब सेल वॉल का पूरा टॉपिक आएगा उसमें भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होती है। तो ये 4-5 डिफरेंस है जो आप आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में लिख सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया डिस्कवर कैसे हुए? सबसे पहले तो आपने याद रखने हैं, ये ख्याल लोगों को काफ़ी अरसे पहले जहनों में उनके था कि दुनिया में लगता है कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हमें इफ़ेक्ट करती है, लेकिन वो इतने छोटे हैं हमें आँख से नज़र नहीं आते,
फिर बाद में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई, उसकी इजाद हुई, तो फिर बाद में पता चला वाकई काफ़ी सारे जरासीम ऐसे हैं, काफ़ी सारे प्रोटोजोन ऐसे हैं, बैक्टीरिया ऐसे हैं, वायरसेस ऐसे हैं, प्रियॉन ऐसे हैं जो दुनिया में मौजूद हैं और उनका इंसानों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट है, जानवरों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट है, पौधों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट है। लेकिन ये काम कब हुआ? जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई। इट इज़ सस्पेक्टेड, लोग ये ख्याल करते थे, लोगों को ये तवक्को थी फॉर लॉन्गर टाइम, काफ़ी अरसे से, दैट स्मॉल क्रिएचर एग्जिस्ट, कि दुनिया में छोटे छोटे मखलूक़ात का वजूद है, टू स्मॉल, इतने छोटे, टू बी सीन विद नेकेड आई, कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। डिस्कवरी इज़ लिंक विद इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, कि डिस्कवरी उस वक्त हुई जब माइक्रोस्कोप ईजाद हुई। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो मेन कंट्रीब्यूशन किए हैं, उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है ल्यूवेनहॉक का। एक डच साइंटिस्ट है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये इसका पूरा नाम है। 1673 में ये पहला शख्स है जिसने दुनिया में कहा कि जरासीम मौजूद हैं, छोटे छोटे माइक्रोब मौजूद हैं, माइक्रोब मौजूद। तो पहला वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। उसने क्या किया? उसने सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि उसने माइक्रोस्कोप कौन सी इस्तेमाल की? सिंपल माइक्रोस्कोप, टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, ताकि वो लोगों को बता सके कि उसने सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की ताकि वो बैक्टीरिया को सही तरह देख सके, प्रोटोजोन को सही तरह देख सके। अच्छा, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, फिर लोग उसके बारे में पूछते भी हैं, भाई आपने वो चीज़ देखी, वो कैसी थी? तो फिर ये ड्रा करके लोगों को बताया करते थे कि मैंने जो बैक्टीरिया देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, या जो प्रोटोजोन देखे माइक्रोस्कोप के नीचे, उनकी शक्ल ऐसे थी, उनको बयान करते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद थे। तो वो लोगों के सामने डरा करके लोगों को बताता था, उसको बयान करता था लोगों के सामने कि मैंने छोटे छोटे जरासीम देखे हैं, वो इस तरह नज़र आ रहे थे, वो इस तरह मूव कर रहे थे। फिर बाद में उस छोटे से जरासीम को उसने एनिमल क्यूल का नाम दिया। बेसिकली क्यूल का वर्ड जहाँ भी आए चीज़ को छोटा कर देते। जैसे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक वर्ड है जो आप लोग सुनते भी हैं, एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल जिसकी मोलर मास बहुत छोटी हो। तो एनिमल क्यूल, ये बहुत छोटे छोटे एनिमल की तरह के ऑर्गेनिज्म थे। तो इसने सबसे पहले जो बैक्टीरिया वगैरह को डिस्कवर किया, यानी जरासीम वगैरह को डिस्कवर किया, वो रेन वाटर, बारिश के पानी में। फिर उनकी कन्फर्मेशन की सलाइवा, सलाइवा जो आप कह सकते हैं मुंह के अंदर पानी सा होता है, वो सलाइवा कहलाता है। वाइनेगर, सिरका और इन्फ्यूजन्स, बाद चीज़ें जो जिस्म में दाखिल की जाती हैं उनको इन्फ्यूजन कहा जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें इसने दोबारा डिस्कवर किया, उसकी कन्फर्मेशन हुई कि बाकी दुनिया में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जो चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर तो रिसर्च करना आसान है, जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके ऊपर रिसर्च करना थोड़ी सा मुश्किल रहा है शुरू में, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप भी इतनी अच्छी क्वालिटी की डिस्कवर नहीं हुई थी। इस वजह से सेल डिस्कवर हुआ, बैक्टीरिया डिस्कवर हुए, जरासीम डिस्कवर हुए। इनके ऊपर अगर डिस्कवरी हुई है 1673 में, फिर दोबारा काम हो सकता है शुरू हो 1880 में, यानी आपके 100-150 साल का गैप रहा है। वजह क्या है? इतने छोटे हैं कि नज़र नहीं आते थे। द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एमओस एब्रीवेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो टाइनी का मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके बारे, इनकी नेचर के बारे में समझना, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझना, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की हुई है। वजह क्या है? माइक्रोस्कोप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होती गई, तब इनकी डिस्कवरी ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई। उसके बाद लुईस पास्चर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसने दोबारा कंफर्म किया, इसने जो काम किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, इसने कहा था दुनिया में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद, इसने दोबारा उसकी रिकन्फर्मेशन की कि वाकई दुनिया में माइक्रोब मौजूद हैं। और इसने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की हैं मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी में। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और इसके जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ये सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट है। इंथ्रैक्स एक बुखार का नाम है जो यूजली जानवरों को होता है। रेबीज़, ये अक्सर कुत्तों के काटने से कुत्ता पागल हो जाता है, इंसान भी पागल हो जाता है। और कॉलरा, ये हैज़े को कहा जाता है। तो इन बीमारियों की वैक्सीन इसी ने डेवलप की। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी सही कि इसने वैक्सीन डेवलप कैसे की है।
उसके बाद पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें खाने को गर्म किया जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर खाने को उस पैकिंग में बंद किया जाता है कि बैक्टीरिया उसमें इंटर ना हो। तो बैक्टीरिया इंटर नहीं होंगे तो खाना ख़राब होने से महफूज हो जाएगा। तो पास्चराइजेशन ये बेसिकली फूड को महफूज करने के एक तरीक़ाकार है। उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस, शराब बनाने के एक तरीक़ेकार उसने डेवलप किया। और जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसने एक बहुत ज़बरदस्त बात की और बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद रॉबर्ट कोश, ये वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले प्रॉपर बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। ही आइसोलेटेड टिपिकली रॉड शेप बैक्टीरिया विथ स्क्वेरिश एंड, यानी इस तरह का बैक्टीरिया इसने, रॉड शेप बैक्टीरिया विथ स्क्वेरिश एंड, ऐसे। और इसको इन शॉर्ट वर्ड इस तरह की हम कैटेगरी पढ़ेंगे, इसको बैसिलस कहा जाता है। और मे भी पॉसिबल है क्योंकि पहला बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ वो रॉड शेप है, इस वजह से वर्ड बैक्टीरिया इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली बैकेटीरोन से निकला है बैक्टीरिया का वर्ड, जिसका मतलब होता है रॉड शेप, रॉड शेप। और इसने डिस्कवर का एक ऐसी शीप, एक ऐसी भेड़ जो इंथ्रेक्स, एक बुखार से मरी है, उसके ब्लड से उसने ये रॉड शेप बैक्टीरिया अलहदा किया। बैक्टीरिया का लफ्ज़ी मतलब क्या, रॉड शेप। उसके एंड स्क्वेरिश एंड थे। बाद में फिर उसने ऐसे बैक्टीरिया को भी अलहदा किया जो ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा काज करते हैं, टीबी वगैरह। और ट्यूबरक्लोसिस इसका शॉर्ट एब्रीवेशन हम इस्तेमाल करते हैं, टीबी, कॉलरा हैजे को कहा जाता है। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के 4 बड़े पॉइंट पेश किए, जिसको मेजर पिलर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। 4 पास्टुलेट, पास्टुलेट का मतलब है पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स की अहमियत क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है बी, सपोज एक ऑर्गेनिज्म एक्स है, इसको बी डिजीज लग गई। हमने इस बी डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म अलहदा किया ए। अब लगता है ऐसा है कि ये जो बी डिजीज है ये किसने काज की है, ए ने काज की। फिर हम इस ए को इन 4 पॉइंट्स पर परखेंगे। ये मेयार है जो ये बताता है कि क्या वाकई ही एक काजिटिव एजेंट है। काजिटिव एजेंट से क्या मुराद है, जिसने बीमारी काज की हो। क्या वाकई ही बी बीमारी का एक काजिटिव एजेंट है या नहीं है। तो ये बात चेक करने के लिए अगर सपोज ये इन 4 पॉइंट्स पे पूरा नहीं उतरता तो हम कहेंगे बी ए की वजह से नहीं है, इसका काज कुछ और है। अगर ए इन 4 पॉइंट्स पे पूरा उतरता है फिर हम कहेंगे ए बी काज करता है। यानी आप ये समझ लें इन 4 पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, टू फाइंड ऑर्गेनिज्म इन डिजीज लेयंस। डिजीज लेयन, लेयन का मतलब दाना वगैरह भी होता है और ज़ख्म वगैरह भी होता है कि बीमारी की वजह से सपोज एक दाना निकल आया, एक ज़ख्म निकल आया, तो उस ज़ख्म के अंदर, उस दाने के अंदर एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला। अब क्या वो ऑर्गेनिज्म उस दाने का, उस ज़ख्म का काजिटिव एजेंट है या नहीं है, तो ये 4 पॉइंट डिसाइड करेंगे। टू फाइंड ऑर्गेनिज्म इन डिजीज लेयन इज काजिटिव एजेंट और नॉट। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बी डिजीज हो गई, तो सबसे पहले इस बी डिजीज को काज करने के, अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो जरासीम की वजह से हो, तो अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो लाजमी बात है इस डिजीज को काज करने का कोई ना कोई काजिटिव एजेंट होगा, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो इस डिजीज को काज कर रहा होगा। पहला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज। हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसमें बी बीमारी है, तो लाजमी बात है इसका कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म काजिटिव एजेंट होगा जो बी काज कर रहा हो। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये होगी। दूसरा पॉइंट, इस बी वाली डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म से उसका काजिटिव एजेंट अलहदा किया जा सकता हो और उसका प्योर कल्चर बनाया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि बी किसी वजह से काज हो रही है। अब प्योर कल्चर क्या है, कोई भी ऐसा कल्चर कहते हैं एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर हम जरासीम को ग्रो करवा रहे हैं। कल्चर का मतलब ग्रो करवाना। अगर उस मीडियम में सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं तो ये प्योर कल्चर कहलाता है। तो हम इस काजिटिव एजेंट को इससे अलहदा भी कर सकते हो और उसका प्योर कल्चर भी बना सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है।
पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर, उसको प्योर कल्चर बनाया जा सकता। पॉइंट नंबर 3, अब इस प्योर कल्चर को जब भी हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में देंगे जो ससेप्टिबल हो, ससेप्टिबल से क्या मुराद, जिसमें बीमारी लग सकती हो, उसकी वजह यह है मे भी पॉसिबल है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो उसमें इसके खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद हो, कुव्वत मुदाफ़ियत हो, तो आप जितने मर्जी उस शख्स को, उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया देते रहें, वो कभी भी बीमार नहीं होगा। तो शर्त यह है कि प्योर कल्चर को उस एनिमल में या उस ऑर्गेनिज्म में दाखिल करना है जो ससेप्टिबल हो, जिसमें बीमारी लग सकती हो, ससेप्टिबल जो हसास हो, जिस पे बीमारी आसानी से अटैक कर सकती हो। प्योर कल्चर विल काज डिजीज व्हेन इनअकुलेटेड इन ससेप्टिबल एनिमल्स। उसके बाद और बीमारी भी वही लगती हो जो उससे हमने अलहदा किया था, और फिर बाद में इस ऑर्गेनिज्म से भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म को अलहदा करके उसका प्योर कल्चर बनाया जा सकता हो। तो 3, ये 4, ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इफेक्टेड एनिमल्स। पहले कोई भी बीमारी हो उसके साथ कोई कॉजिटिव एजेंट हो सकता है, उस कॉजिटिव एजेंट का प्योर कल्चर बनाया जा सकता है। इनऑकुलेट का मतलब होता है दाखिल करना, इस प्योर कल्चर को ऑर्गेनिज्म में इनऑकुलेट किया जा सकता है और वो बीमार हो सकता हो अगर वो ससेप्टिबल है, और फिर उसे ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके दोबारा हम प्योर कल्चर बना सकते हों। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन पॉइंट्स पर पूरा उतर रहा है उसको पॉजिटिव एजेंट कहेंगे, अगर पूरा नहीं उतर रहा फिर उसको पॉजिटिव एजेंट नहीं कहेंगे। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसने जो टेक्निक्स भी बनाई, जैसे आइसोलेशन का मतलब है कि इस पॉजिटिव एजेंट को हम ऑर्गेनिज्म से कैसे आइसोलेट करेंगे। इनऑकुलेशन का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म को हम एक्सपेरिमेंटली जो स्पेसिमेन है हमारा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करें उसमें दाखिल कैसे करेंगे। उसके बाद मीडिया कल्चर कैसे बनाएंगे। मीडिया कल्चर से वो मीडिया मुराद है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हम करवा रहे हैं, तो वो मीडिया कल्चर कहलाता है। और फिर जो हमने बैक्टीरिया अलहदा किया है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे चेक करें। स्पेसिमेन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अंडर ऑब्जर्वेशन वो स्पेसिमेन कहलाता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को कैसे तैयार करेंगे ताकि हम माइक्रोस्कोप से उसको देख सकें, यानी हम एक बैक्टीरिया की ऐसी स्लाइड हमने बनानी है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। और लेबॉर्ट्री में प्योर कल्चर कैसे मेंटेन करेंगे, बनाएंगे कैसे मेंटेन। तो ये सारी जो टेक्निक है, आइसोलेशन अलहदा करना, इनऑकुलेशन दाखिल करना, मीडिया कल्चर को बनाना जिसमें बैक्टीरिया ग्रो किया जाएगा, उसके बाद ऐसा स्पेसिमेन तैयार करना जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके, और प्योर कल्चर बनाना ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो इन सारे काम को करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो रॉबर्ट कोश और उसके जो कलीग हैं उसने डेवलप की। तो अब रॉबर्ट कोश के 3 बड़े काम हो गए। सबसे पहले तो इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की, और फिर ऐसी टेक्निक बनाई जो इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमने बैक्टीरिया की डिस्कवरी को डिस्कस किया कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी में मुख्तलिफ किस्म का कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, सब्जेक्टिव के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस वजह से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.